वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के बारे में, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर है और इससे पहले इसका पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र अपलोड हो चुका है, मतलब लाइव उसकी हो चुकी थी। उसको आप लोगों ने देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा और आप लोगों की डिमांड थी कि सर पेपर 2 लाइए फटाफट से। तो सभी लोग हमारे साथ आ चुके हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सभी बच्चों को बुला लीजिए फटाफट से, अपने दोस्तों साथियों को सबको बुला लीजिए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। न्यू मॉडल पेपर पर चर्चा होनी है आज की वीडियो के अंतर्गत और एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा पेपर आपके समझ में आएगा। और पेपर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें समाहित है, कौन कौन से मुद्दे समाहित है, कौन कौन से आपके राजा और या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है, इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। मतलब एक प्रकार से ओवरऑल बोला जाए तो मास्टर वीडियो यह है। ठीक ध्यान रखेंगे, इस ही वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की यह सीरीज है, इसकी चर्चा की जाएगी, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। वहीं बता दूं कि परीक्षा के अंत समय में किस प्रकार से आप तैयारी करें, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ करके जाएं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दी है बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो आप बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हमने सोशियोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दी है और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपकी जो है बीए क्रैकर पर अपलोड हो चुकी है, उसको जा करके आप देख लीजिएगा कि आखिरकार मतलब 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे आ रहे हैं, तो उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक्स को। और टॉपिक्स में भी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको हमने उसमें बता दिया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना समय गंवाए। वैसे आपको बता दूं, द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है बीए द्वितीय वर्ष में प्राचीन इतिहास को जो छात्र छात्राएं लिए होते हैं, तो पेपर 2 का आपके नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व। क्या? भारतीय पुरातत्व के तत्व। तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी होती। भारतीय पुरातत्व के तत्व के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे यह सारी बातों को, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी और सारे मुद्दे इसमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने लोग जुड़ चुके हैं हमसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, आज की वीडियो के अंतर्गत आपको यह बताऊंगा कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से प्रश्न आपके होंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे, अभी प्रश्नों की कतार आपके सामने देख रही है। जैसे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है या फिर कहाँ मिला मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है, हड़प्पा के निवासियों की जाति क्या होती थी, हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन कैसा रहा, हड़प्पा निवासियों का धर्म क्या था, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के क्या क्या कारण थे, इन सभी को चर्चा करते हुए बहुत सारे मुद्दे चर्चा करेंगे। ठीक, तो ओवरऑल अभी देखते ही चलिए कौन कौन से मुद्दे हैं। तो अगर इस समय अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 6-7 मिनट आपको टॉपिक ही बताने में लग जाएगा। तो ऐसे में आप पढ़ते चलिए, सीधे से टॉपिक आता रहेगा और आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला लेक्चर आपके सामने, मतलब पहला प्रश्न आ चुका है। आमतौर पर देखें इसको, पहला लेक्चर आपके सामने है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला प्रश्न कि हड़प्पा कहाँ स्थित था। क्या हड़प्पा कहाँ स्थित था? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं हड़प्पा नामक स्थान पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में लाहौर से 109 मील की दूरी पर स्थित था। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा नामक जो स्थान है या हड़प्पा नामक जो सभ्यता थी वह आज के समय में कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले के में जो है लाहौर से लगभग जो है 109 मील दूरी पर स्थित था। तो ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछ लेगा सीधे सीधे कि हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पर स्थित था। तो पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित था, या मांटगोमरी जिले में जो है लाहौर से लेकर 109 मील की दूरी पर स्थित था। आपको ऑप्शन में दे सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ें ऑप्शन में देगा, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ सकता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था। मोहनजोदड़ो भी एक सभ्यता है, ये कहाँ पर स्थित थी। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान लरकाना जिले में सिंधु नदी के निकट स्थित था। तो आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के समीप था, तो सिंधु नदी के समीप स्थित था। आपसे पूछेगा कि जो है किस जिले में इस समय, तो लरकाना जिले में स्थित था। ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो एक मूवी आई होगी, उसको आप लोगों देख लीजिए, उसमें तमाम सारी ऋतिक रोशन ने अच्छी खासी भूमिका किरदार निभाया है उसका, और बहुत ही अच्छे तरीके से वह मूवी है, उसको देखेंगे तो कुछ आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा। वहाँ पर एक जो है बड़े शहरों में या फिर व्यापारिक शहरों में जाने के लिए आपको एक टंका होता था। उस टंका अगर आपके पास है तो आप बड़े शहरों को जा सकते थे। एक छोटा गाँव होता था, एक बड़ा शहर होता था, तो उसमें तमाम सारी चीज़ें आप दिखाई गई मूवी में। तो ठीक उसी प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगर टाइम मिले तो, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग उसको एक आर्कोलॉजी के टर्म पर देखेंगे, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसमें प्राचीन दिखाई गई हैं। आप देखेंगे किस तरीके से भूमिका निभाई गई है।
हालांकि वह काल्पनिक पिक्चर भी है, काल्पनिकता पर भी आधारित है और ऐतिहासिकता पर तो है ही, यह बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए। हड़प्पा सभ्यता का क्या काल है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। तो विभिन्न इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता का काल कितना मानते हैं, 2500 ईस्वी से लेकर के, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व तक के समय काल को मानते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। मतलब कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय काल रहा है या इसके बीच का जो समय काल रहा है, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता, मतलब इसी में हड़प्पा सभ्यता थी इसी समय में। ठीक, सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इसे मतलब 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानते हैं। कौन, सर जॉन मार्शल। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है सर जॉन मार्शल ने क्या बताया, तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर के बताया, मतलब 5000 ईसा पूर्व बताया। वहीं बात करें डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने क्या बताया है, इन्होंने 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व बताया है। ईसा पूर्व का सीधा सा मतलब होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसी को हम मान लेते हैं 0 ईस्वी। अब ईस्वी की अगर हम आगे चलते हैं, मतलब 1 2 3 4 और आकर के आज कितना है 2021, तो 2021 में अगर हम आ गए यहाँ पर, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या ईसा मसीह के जन्म के बाद, अब उसको हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। इसको ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम क्या कहते हैं, एडी, मतलब एनो डोमिनी, मतलब कि यह क्या है, ईस्वी इसको हम कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखें, 0 से इधर लगेगा ईस्वी। लेकिन जो 0 से यानी ईसा मसीह से पहले जो घटनाएं घटित होती थी, क्या ईसा मसीह से पहले कोई कैलेंडर नहीं था, या ईसा मसीह से पहले कोई घटनाएं नहीं होती थी, या कोई व्यक्ति नहीं था, या दुनिया नहीं थी, बहुत सारी दुनिया थी। ईसा मसीह तो बाद में आए हैं। उससे पहले आप देखेंगे सनातन धर्म में बहुत पहले से परंपरा थी, सबसे पुराना धर्म, सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, इसी की जड़ें हैं, सब लोग निकले हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें मेरे भाई, जो ईस्वी सन है आपका, जो ईस्वी सन होता है, तो जो ईसा मसीह के जन्म से के बाद वाला समय को हम ईस्वी कहते हैं। लेकिन इनके जन्म से पहले ही बहुत सारी घटनाएं प्राचीन इतिहास में देखने को मिलती है, तो उसको हम ईसा पूर्व में डिनोट करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या, ईसा पूर्व में डिनोट करते हैं। तो ईसा पूर्व में मतलब कि लगभग ईसाई, मतलब कि ईसा मसीह जो है, इनके जन्म से लगभग 3250 साल से लेकर के उनसे पहले 3200 साल मतलब 50 साल पहले की बात की जा रही थी हड़प्पा सभ्यता की। और बहुत सारे लोग 5000 वर्ष पूर्व मानते हैं, जैसे सर जॉन मार्शल, राधा कमल मुखर्जी 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सारी बातें समझ में आ गई आपको, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखें सभी लोग, हड़प्पा के निवासियों की जाति बताइए। हड़प्पा के निवासियों की क्या जाति थी, इसको बताएं। तो इतिहासकारों ने हड़प्पा के निवासियों को आर्य कहा है, साथ ही साथ उसको मतलब सुमेरियन भी कहा है, द्रविड़ भी कहा है, मिस्र जो है मिस्रिल जाति का भी स्वीकार किया है। तो इतिहासकारों ने हड़प्पा निवासियों को मतलब कि कहा कि आर्य भी थे वहाँ पर, और सुमेरियन लोग भी थे, द्रविड़ लोग भी थे, और मिस्रिल जाति के भी लोग वहाँ पर सब निवास करते थे। तो हड़प्पा के निवासियों की जाति बताई किसने, मतलब इतिहासकारों ने बताई। कौन कौन सी, आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, मिस्रिल। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछे कि हड़प्पा के निवासियों की जाति थी, तो आपको ऑप्शन ए में देगा आर्य, बी में देगा सुमेरियन, सी में देगा द्रविड़, और डी में देगा आपको ये सभी। तो क्या लगाएंगे आप, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर आपके सामने प्रश्न है। 5वां नंबर पर सभी लोग देखने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण। हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन पर जो है आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था, मतलब उनका जो है पैसा वगैरह या फिर खाने पीने की वस्तुएं कहाँ से आती थी, किस प्रकार से सारी चीज़ें करते थे। तो हड़प्पा निवासियों का जो आर्थिक जीवन था वह कृषि करते थे, उसके तदुपरांत वह खाना वगैरह खाते थे। कृषि के बाद में जो भोजन वगैरह बचता था उसको बेच दिया करते थे, मतलब निर्यात कर देते थे उसका। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, दूध वगैरह के लिए, आखेट मतलब शिकार करते थे, कताई बुनाई करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, या ये इन सभी पर इनका आर्थिक जीवन पूर्ण रूप से निर्भर था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था निम्न में से। तो आपको ऑप्शन में देगा जो है कृषि, आपको ऑप्शन बी में देगा पशुपालन, सी में देगा आखेट, और डी में देगा ये सभी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, ये सभी। ओके, और तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि कौन सा उनका कार्य नहीं था। उनमें आपको दे देंगे कि जो है हथियार बनाना, या कुछ भी दे देंगे तो वही कार्य नहीं होगा। आप पहले ही समझ लीजिए कि अगर ये कार्य वो करते थे तो बाकी जो भी कार्य देगा वो नहीं करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न देखें, हड़प्पा के निवासियों का कौन सा धर्म था, इसको बताएं। तो हड़प्पा निवासी बहुदेववादी थे, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा किया करते थे हड़प्पा वाले। मातृ पूजा, मूर्ति पूजा ये करते थे। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव बोलो कि हड़प्पा निवासी जो है का धर्म बताइए। तो हड़प्पा निवासी जो थे क्या थे, बहुदेववादी थे। ठीक, क्या थे, बहुदेववादी थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वह किसकी पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो मातृ पूजा और मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, मातृ पूजा और मूर्ति पूजा किया करते थे।
सूर्य व अग्नि पूजा भी करते थे। अनुष्ठान की विधि प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आप इनके हड़प्पा निवासियों के संदर्भ में जान सकते हैं। वहीं बात की जाए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कौन कौन से कारण थे, इसको बताइए। आखिरकार हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हुई, कैसे ख़त्म हुई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप कैसे बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश के आप कई कारण बता सकते हैं, जैसे कि भूकंप हो गया आपका, और जल पलायन हो गया, मतलब भूकंप के कारण से हो सकती है इसका जो है हनन हो गया, मतलब कि इसका विनाश हो गया हो, मतलब विलय हो गया हो, या जल पलायन हो गया हो, मतलब कि बाढ़ वगैरह आ गई हो, या फिर कोई राजनीतिक या आर्थिक विघटन हो चुका रहा हो, या फिर राजनीतिक विघटन हो, या फिर एक प्रकार से आर्थिक विघटन हो, कोई समस्या खाद्य वगैरह के लिए, भुखमरी वगैरह, या इसी प्रकार से बाह्य आक्रमण कोई रहा हो, या फिर किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया हो, या फिर जलवायु परिवर्तन हुआ हो और उसके बाद में, या फिर अनावृद्धि हुई हो, या तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसके कारण से हो सकती हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज जो है एक प्रकार से हमारे समाज में नहीं रही और विलय हो गई। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारे मतभेद भी होते हैं, लेकिन ये सारे के कारण हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं अथवा पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा होती है जिससे क्या कहता है, अतीत के गर्भ में जो विलुप्त मानव संस्कृतियां होती हैं उनको हम सामने लाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यही होता है आपका पुरातत्व। पुरातत्व से क्या किया जाता है, तो तमाम सारी चीज़ें पुरानी वस्तुएं हैं, या पुराने मनुष्य हैं, या पुरानी कोई भी चीज़ है, यानी प्राचीन से प्राचीन जो चल अचल संपत्तियाँ होती हैं उन सभी का हम अध्ययन किया करते हैं। तो विज्ञान की एक प्रकार से शाखा होती है पुरातत्व। ठीक ध्यान रखेंगे, क्रमबद्धता से हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए यह एक प्रकार से विज्ञान है। आगे देखते हैं 9वां नंबर पर। सारी बातें समझ में आ रही मेरे भाई? सारी बातें अगर समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाए। अभी रात 9 बजे से आपकी सोशियोलॉजी की क्लास लगा देंगे भाई मेरे, बहुत मेहनत करने के बाद कुछ व्यवस्था करेंगे 9 बजे वाली क्लास। अभी तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जल्द ही आपकी सोशियोलॉजी क्लास कराऊंगा और उसमें एकदम से एनर्जी से परिपूर्ण होगा अभी मैं। ठीक ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां नंबर, पुरातात्विक तथा साहित्यिक आधार पर आहत सिक्कों की तिथि क्या मानी जाती है। पुरातात्विक तथा साहित्यिक आधार पर आहत सिक्कों की तिथि क्या मानी जाती है। तो पुरातात्विक आधार पर आहत सिक्कों की तिथि 5वीं 6ठी शताब्दी मानी जाती है। साहित्य के आधार पर कनिंघम जो है आदि विद्वानों के मतों द्वारा आहत सिक्कों की तिथि 1000 ईसा पूर्व मानी है। तो आहत सिक्कों की तिथि कितनी है भैया, ऑब्जेक्टिव वालों पूछे आपसे, तो 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक ध्यान रखिए, किसने माना है, कनिंघम। कनिंघम कौन है, इतिहासकार यानी पुरातत्ववेत्ता हैं, कौन, कनिंघम, ध्यान रखेंगे। और आहत सिक्कों की तिथि कौन सी है, 5वीं से 6ठी शताब्दी। शताब्दी क्या होती है, 5वीं शताब्दी जब भी आपसे कहे मतलब कि 400 से लेकर के 500 के बीच का जो समय काल है, इसी को हम 5वीं शताब्दी कहते हैं। यानी 401 से लेकर के 499 तक, यानी 500 तक का समय काल क्या होता है आपका, मतलब की शताब्दी होती है। जैसे इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन आप हैं किसमें, 2021 में है, अर्थात 21वीं शताब्दी में 21 साल आप पार कराए हैं। ये 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक, ना कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी को 1901 1902 ये 20वीं शताब्दी थी। ठीक ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए। विभिन्न विद्वानों ने पुरातत्व की अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी हैं, आइए समझते हैं। इन परिभाषाओं में जो है क्राफोर्ड और उसके बाद में डॉक्टर बीवासी का विचार है जो कि फेमस है। कैसा विचार है, उन्होंने कहा कि पुरातत्व विज्ञान जो होता है, विज्ञान की वह शाखा होती है, और कौन सी शाखा होती मेरे भाई, तो वह शाखा होती जिसमें होता क्या है, इसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो विलुप्त हो गई प्राचीन की या अतीत की जो संस्कृतियां हैं मानव की, वही जो विलुप्त हो गई उनका हम अध्ययन करते हैं। व्यवहार में इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य आदिकालीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत करना होता है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 प्रकार के इतिहास के कालखंड को हम प्राचीन इतिहास को बांटते हैं। यह बातें आपको पता होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां नंबर प्रश्न मेरे भाई। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूरा इतिहास से आप क्या समझते हैं। पूरा इतिहास से आप क्या समझते हैं। पूरा इतिहास का आशय उस युग से होता है जो इतिहास अथवा साक्षर अभिलेखों अर्थात लिखित साक्ष्यों से पहले का है, परंतु उसके आरंभ के बहुत निकट का है। उसी को हम पूरा इतिहास के नाम से जानते हैं। मतलब कि आप देखेंगे आद्य इतिहास, प्राग इतिहास,
प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है आपका मेरे भाई, जो प्रागैतिहासिक काल आपका होता है, आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसमें जो है आपको कोई चीज़ें जो मिलती हैं वह ना तो कोई लिखावट हमको मिली और ना ही हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जब आप आद्य ऐतिहासिक काल में आते तो हमको लिखा वगैरह तो मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और जो इतिहास काल में हम आए तो उसमें जो है आपको लिखा मिल रहा है साक्ष्य और हम उसको पढ़ भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो पूरा इतिहास होता है वह युग होता है जब साक्षर जो अभिलेख साक्षर लिखे हुए अभिलेख लिखित साक्ष्य जो हैं, लिखित साक्ष्य जब नहीं मिले थे उससे पहले के समय काल को हम पूरा इतिहास कहते हैं। परंतु उसके आरंभ के बहुत निकट का, यानी जब लिखित साक्ष्य शुरू हुए हैं उसके आरंभ का ही, शुरुआत का ही जब लिखित साक्ष्य शुरू हुए हैं उससे पहले के कालखंड को हम पूरा इतिहास कहते हैं। समझ में आगे समझते हैं प्रागैतिहासिक की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। प्रागैतिहासिक की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। चलिए तो बताइए, देखें उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं। डी.एन. मजूमदार के शब्दों में, डी.एन. मजूमदार और मदान एक व्यक्ति साथ ही में परिभाषाएं देते थे। तो डी.एन. मजूमदार ने क्या कहा कि प्रागैतिहासिक नेतृत्व का वह अंग होता है जो मानव संस्कृति की उत्पत्ति और उसके विकास यानी उद विकास के अध्ययन में रुचि रखता है। क्या प्रागैतिहासिक की उपयुक्त परिभाषा यह है कि प्रागैतिहासिक नेतृत्व का वह अंग होता है जो मानव संस्कृति की उत्पत्ति और उसके उद विकास के अध्ययन में क्या लेता है, रुचि रखता है, फिर रुचि रखता था, तमाम प्रकार की चीज़ें रुचि अध्ययन में रुचि रखता है। ठीक, कौन? प्रागैतिहासिक काल। किसके अध्ययन में? मानव संस्कृति की उत्पत्ति और उसके उद विकास के अध्ययन में। उद विकास जैसे मानव पहले कैसा था मेरे भाई, तो मानव पहले जो है एक प्रकार से वन मानुष के तरीके से था। हम लोग एक प्रकार से पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आपने पढ़ा होगा। ठीक, ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, इसी प्रकार से तमाम सारी सभ्यताओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी की चीज़ें आपको इसी प्रागैतिहासिक की उपयुक्त परिभाषा हम कह सकते हैं जो कि मानव संस्कृतियों की एक प्रकार से उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करती है। तो प्रागैतिहासिक की परिभाषा किसने दी है? या डी.एन. मजूमदार ने दी है। 13 नंबर प्रश्न देखें, प्रागैतिहासिक से आप क्या समझते हैं? प्रागैतिहासिक ऐसे समाज का इतिहास होता है जिस पर लिखित प्रमाणों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। लिखित प्रमाण वगैरह हमको नहीं प्राप्त होते हैं, लिखित प्रमाणों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता, लिखित मिले या फिर ना मिले तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और कुछ भी हमको मिला ही नहीं तो हम क्या बताएं उसमें। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल यानी पाषाण काल से पहले जो था पूर्व पाषाण युग की सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो पूर्व पाषाण युग में मनुष्य बिल्कुल असभ्य एवं जंगलियों के समान जीवन व्यतीत करता था। इस समय के लोग पहाड़ों की कंदराओं यानी गुफाओं में रहते थे यानी निवास करते थे। ये निग्रिटो नस्ल के थे। निग्रिटो एक प्रजाति है, उसी के नस्ल के थे। 15 नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग, नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, 3 पाषाण काल हैं। तो उनमें से नवपाषाण काल जो है, नवपाषाणकालीन संस्कृति के तिथि निर्धारण के संबंध में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मनांतर दृष्टिगोचर होता है। और जब भी हम पुरातत्व के स्रोतों कि जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक चीज़ें उसके बारे में पता लगाते हैं तो हम जैसे कि कोई चीज़ मिल गया हमको तो उसका क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी आयु हम पता लगा लेते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो हम जो है उसी जो है साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि उस समय क्या क्या रहा होगा। लिखित कुछ नहीं मिला लेकिन जो चीज़ वहाँ पर मिली उसके आधार पर हम कंकाल वगैरह के आधार पर इसी प्रकार से चीज़ें। पहला कि उत्तरी नवपाषाण संस्कृति, दूसरी क्या है दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति। उत्तरी नवपाषाण संस्कृति के तिथि निर्धारण में बुर्ज होम के काल का अध्ययन करना जो है अनिवार्य है। डॉक्टर मंडल के अनुसार प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियां जैसे कि T124 तथा TF जो है 15 के आधार पर बुर्ज होम के प्रथम काल की संस्कृति को हम 2400 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है नवपाषाण काल को। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें कि कैसे हम पता लगाते हैं कि ये पाषाण काल कब रहा हो, कितने साल पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से हम उसकी आयु ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अगर भैंस वगैरह की आयु कैसे ज्ञात करेंगे या फिर जानवरों की आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके सींग पर बने हुए छल्लों के माध्यम से हम पता लगाते हैं। वहीं बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, पेड़ की उम्र हम कैसे निकालते हैं, तो पेड़ अगर काट दे तो उस पर छल्ले बन जाते हैं गोल गोल, और उन्हीं छल्लों मान लेते हैं ये पेड़ था, मान लेते हैं भाई ये मेरे पेड़ था और इस पेड़ को हमने यहाँ से क्या कर दिया था, काट दिया था। अब पेड़ पर कुछ छल्ले ऐसे से बन जाते हैं ऐसे गोल गोल, तो उन्हीं छल्लों के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि पेड़ कितने साल का है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उत्तर पाषाण युग की सभ्यता की विशेषताएं बताइए। उत्तर पाषाण युग की सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर पाषाण युग मतलब उत्तर माने होता है बाद में जो पाषाण काल के बाद का समय है, और पूरा मतलब होता है यानी कि पूरा मतलब होता है पहले, यानी पूरा मतलब कि पूर्व पाषाण काल मतलब पहले वाला पाषाण काल, पाषाण काल के पहले का समय, और पाषाण काल के बाद के समय को उत्तर पाषाण काल हम कहते हैं। तो उत्तर पाषाण काल मतलब उत्तर पाषाण युग में कृषि एवं पशुपालन का विकास हो गया था, मनुष्यों ने कपड़ा बुनना भी प्रारंभ कर दिया था, धर्म की धारणा भी इस काल में उत्पन्न हो गई थी। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बोलो कि उत्तर पाषाण युग की सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब आपसे पूछेगा कृषि करना, पशुपालन या फिर मनुष्य कपड़ा बुनना, तो आप क्या बताएंगे, ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, मध्य पाषाण काल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक में मध्य पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल का उत्तरवर्ती तथा नव पाषाण काल का पूर्ववर्ती है। मतलब नव पाषाण काल से पहले का समय काल और पुरा पाषाण काल के बाद का समय काल, उसी को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मतलब कि जब प्रागैतिहासिक काल आप पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मतलब पाषाण काल के पहले का समय, और एक प्रकार से तमाम से पुरा पाषाण, नव पाषाण और उसके मतलब 3 प्रकार के काल बताए गए प्रागैतिहासिक में। तो उन्हीं 3 प्रकार के कालों में से बताया जा रहा है मध्य पाषाण काल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप सीधे बताएं कि प्रागैतिहासिक में मध्य पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल का उत्तरवर्ती तथा नव पाषाण काल का पूर्ववर्ती है। जो मतलब आगे पीछे हमने आपको बताया था कि पुरा पाषाण काल के बाद का जो समय लगा और मतलब नव पाषाण काल से पहले का जो बीच का समय रहा, इसी को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इस संस्कृति में लघु पाषाणों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। हम लोग छोटे छोटे पाषाण यानी पत्थर बनाए जाने लगे थे। आगे देखते हैं उसके हथियार वगैरह बनाते थे। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन बताइए। उपलब्ध सामग्री के अनुसार मतलब जो हमको प्राप्त है उन साक्ष्यों के आधार पर अनुसार प्रागैतिहासिक काल को हम 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित मतलब बांट सकते हैं। पहला तो पुरा प्रस्तर काल, दूसरा मध्य प्रस्तर और तीसरा नव प्रस्तर। मतलब पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, मतलब पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो ऐसे आप बांट सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न आ चुका है 19 नंबर, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है अथवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में आप बताएं। तो जिस संस्कृति में तांबे के उपकरण के साथ साथ पत्थर बने उपकरणों का प्रचलन प्राप्त होता था उन्हें हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। क्या, जब हमने तांबे के चीज़ें बनने प्रारंभ हो गई वो तो वही ताम्र पाषाण युग हो गया। ताम्र की खोज हुई तो ताम्र पाषाण युग। आगे बढ़ा जाए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, ताम्र निधि से आप क्या समझते हैं। तो तांबे से निर्मित विशिष्ट प्रकार के उपकरण जो देश के विभिन्न भागों में सन 1822 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक प्राप्त हुए हैं उन्हें हम ताम्र निधि के नाम से जानते हैं। निधि मतलब होता है खजाना, ताम्र मतलब तांबे का। तो तांबे का ऐसा खजाना जो कि 1822 ईस्वी से लेकर के और अभी तक समय काल में हमको पता चला है, उन्हीं को हम ताम्र निधि के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ताम्र निधियाँ मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ताम्र निधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र से। दुआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम दुआब कहते हैं। फतेहगढ़ से प्राप्त हुआ, बिठूर से प्राप्त हुआ, कानपुर में है बिठूर, गंगा जी यहीं से बहती हैं। वरिहर बिठूर घाट है जो कि बरिहर उन्नाव में पड़ता है आपका। बिसोली बदायूं जिला में है, सैफई इटावा में है, मानपुर जो है आपका बुलंदशहर में है। इन सभी से प्राप्त हुई ताम्र नदियाँ हमको। ठीक, आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, आहाड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। आहाड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में अरावली पर्वत से लेकर के पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। भारतीय पुरातत्व एवं मतलब भारतीय पुरातत्व इस संस्कृति को आहाड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं। मतलब दक्षिणी पूर्व राजस्थान में जो अरावली की पर्वत है उसके पश्चिम में जो क्षेत्र हैं उनसे जो प्राप्त तांबे की चीज़ें प्राप्त हुई, संस्कृति प्राप्त हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आहाड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए थोड़ा। 23 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे।
हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? श्री राखलदास बनर्जी। और उसके बाद में कौन थे? राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने की थी। किसने राखलदास बनर्जी और राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी और राय बहादुर श्री दयाराम साहनी जी थे। ये कब करी थी? तो इन्होंने 1921 से 1922 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करा करके इसका कार्य संपन्न किया था। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने 24 नंबर प्रश्न देखिए, पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य बताइए। पुरातत्व का क्या उद्देश्य होता है? तो पुरातत्व विद्वानों ने पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक अवस्थाओं का कालक्रम निश्चित करना बताया है कि हाँ, पुरातत्व जो जो इतिहास है उसका कालक्रम कैसे निश्चित हो, या संस्कृति हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से ब्यौरा होता है वह। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, सारी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरातत्व जो संस्कृति होती है उनका कालक्रम कैसे रहा है, उन्हीं के आधार पर हम पता लगाते हैं इतिहास में सारी चीज़ें। आगे देखते हैं नवपाषाण काल, 25 नंबर नवपाषाण काल, हमने इसके बारे में बता ही दिया आपको। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न देखें। 26 नंबर आप सभी लोग प्रश्न देखने का प्रयास करें। पुरातत्व और रसायन शास्त्र। तो पुरातत्व और रसायन शास्त्र का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। जैसे जैसे उत्खनन की वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ वैसे वैसे पुरावशेषों की संरक्षण की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया और संरक्षण हेतु रासायनिक प्रक्रियाओं का आश्रय लिया गया, जिससे उत्खनन द्वारा जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो नष्ट ना होने पाएँ। तो जो हमको उत्खनन के द्वारा वस्तुएं प्राप्त हुई उनको मेरे पास प्राप्त करने के लिए हमने पुरातत्व का सहारा लिया, लेकिन अब उसके बाद में पुरातत्व के द्वारा जो प्राप्त संस्कृति है या फिर जो हमको वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह कैसे सही तरीके से रहे आगामी पीढ़ी तक, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए रसायन शास्त्र का विकास धीरे धीरे होता गया। तो एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, जो वहाँ से चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हें रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हम रख लेते हैं और उनको सुरक्षित रखा जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, हवाई छायांकन विधि क्या होती है? हवाई छायांकन विधि क्या होती है? तो हवाई छायांकन विधि में शक्तिशाली कैमरों की सहायता से लंबवत चित्र खींचे जाते हैं, जिसके द्वारा जो तल चित्र होते हैं, जो सस्य चीज़ें होती हैं, प्रतिबिंबित अवशेष होते हैं, उनको भी पहचानने में हम सरलता से अनुभव कर सकते हैं। जैसे जो हमको नहीं दिखाई पड़ते उनका प्रतिबिंब वगैरह या फिर तमाम सारी चीज़ें ऐसी जो सस्य चीज़ें होती हैं, तल चित्र होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, इनके अवशेषों को हम सरलता से पहचान कर लेते हैं हवाई छायांकन में। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न, भू परीक्षण विधि का वर्गीकरण कीजिए। क्या भू परीक्षण विधि का वर्गीकरण कीजिए? तो भू परीक्षण विधि को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भू परीक्षण विधि को हम किन भागों में बांट सकते हैं? तो लौह शलाका विधि में बांट सकते हैं पहला, दूसरा हम शब्द ध्वनि में बांट सकते हैं दूसरा, तीसरा धातु अभिशाप में बांट सकते हैं, चौथा चुंबकीय परीक्षण में बांट सकते हैं और पांचवा आपका विद्युत प्रतिरोध मापक में बांट सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मृदा विश्लेषण विधि क्या होती है? मृदा विश्लेषण की विधि क्या होती है? यदि मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम आदि तत्वों का विश्लेषण से पता चलता है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर मनुष्य का प्राचीन आवास रहा होगा। किसी भी मिट्टी में अगर फास्फोरस मिले, नाइट्रोजन मिले और कैल्शियम मिले, ये तीन तत्व अगर मिल जाएँ तो समझ लीजिए कि वहाँ पर पहले कोई ना कोई मानव निवास करता था। तो मृदा विश्लेषण विधि यही है। मृदा के नापने के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर सभ्यता रही या फिर के लोग रहते थे या नहीं रहते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ऊर्ध्वाधर या खड़े बल के उत्खनन से क्या लाभ होता है? ऊर्ध्वाधर या खड़े बल के उत्खनन से क्या लाभ होता है? तो आधुनिक युग में खड़े बल के उत्खनन से ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक वस्तुओं के अवशेष ढूंढ निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर लंबा या खड़ा बल। ठीक, आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न आपके सामने, ग्रिड प्रणाली क्या होती है? ग्रिड प्रणाली, तो समय व धन की बचत के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी उल्लेख किया गया है। ग्रिड प्रणाली में एक खाई से दूसरी खाई के बीच फीक का स्थान छोड़ दिया जाता है। इसमें केवल ऊपरी अवशेषों का ही पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 32 नंबर है कि
क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न आपका सामने है, बिंदु कोण। बिंदु कोण उत्खनन के मतलब कि विषय में आप क्या जानते हैं? तो बिंदु कोण, तो बिंदु कोण उत्खनन के समकोण मतलब बिंदु कोण उत्खनन में समकोण क्षेत्र के उत्तरी दाहिने किनारे पर कोई 4 फीट लंबे और इतने ही चौड़े क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाता है। उजाड़ खंडीय भागों पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न आपके सामने। 33 नंबर प्रश्न है, कालक्रम के निर्धारण हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? कालक्रम के निर्धारण हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो तिथि क्रम के निर्धारित करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि कालक्रम मतलब होता है तिथि निर्धारण करना है, फिर तमाम सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं अस्तर विधि मतलब अस्तर विन्यास विधि। पहला अस्तर विन्यास विधि, दूसरा वृक्ष वलय विधि। जैसे कि अस्तर विन्यास विधि, इससे भी हम जो है उम्र ज्ञात कर लेते हैं, आयु निकाल लेते हैं। वृक्ष वलय हमने बताया था, जब वृक्षों पर छल्ले पर जाते हैं वो विधि। तीसरा क्या होता है? पदार्थ क्रम विधि, इस विधि से भी, और फ्लोरीन परीक्षा भी हम कर सकते हैं। वहीं पराग परीक्षण विधि भी एक विधि है। और लास्ट विधि आपकी 5वीं है, कार्बन डेटिंग यानी जो है कार्बन 14 विधि। तो ये सारी चीज़ें, ये विधियाँ होती हैं समय काल निर्धारित करने के लिए। 34 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, लोथल उत्खनन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो सिंधु सभ्यता का विकास लोथल से ही अधिक हुआ था। इसका उत्खनन कार्य राव ने किया था। किसने किया था? राव ने कराया था। लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय सिंधु सभ्यता उन्नत अवस्था में थी। ठीक, लोथल एक स्थान है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर, लोथल के भंडारागार की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो लोथल के उत्खनन में 12 खंडों वाला एक भवन भी प्राप्त हुआ है। इसके खंड जो है लगभग 12 फीट के वर्गाकार आकार में है और इसे भंडारागार की संज्ञा भी दी गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, बड़े ही आसानी समझेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, लोथल कला पर टिप्पणी लिखिए। लोथल कला पर टिप्पणी लिखिए। लोथल से भी सिंधु सभ्यता की भांति पात्र मिले थे। इन पात्रों पर रंगों से चित्रकारी की गई थी। इनमें जो है घे, बीकर, मुहरें और तथा चित्रवर्तन, ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से थीं। ठीक, लोथल कला में लोथल नामक स्थान पर ये सारी चीज़ें बनी हुई आपको देखने को मिलेंगी, घे, बीकर, मोहरें और चित्रित रूप से बर्तन। आगे देखते हैं, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या था? हस्तिनापुर आदिकाल से ही हस्तिनापुर समृद्धशाली और ऐतिहासिक नगर रहा है। इस नगर की चर्चा प्राचीन साहित्य में भी व्यापक स्तर पर हुई थी। यह नगर महाभारत कालीन राजनीति का प्रमुख केंद्र था। विदुर वगैरह यही में थे। महाभारत की जो लड़ाई वगैरह देखते हैं ये सब हस्तिनापुर के ही थी। दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के बगल में पड़ता है। तो यह एक 60 फीट ऊंचे टीले के रूप में विद्यमान है। इस टीले में गंगा केवल 5 मील की इस टीले से गंगा नदी जो है 5 मील की दूरी पर है। हस्तिनापुर के संबंध में पुराणों में भी विवरण मिलता है कि राजा परीक्षित की 5वीं पीढ़ी, क्या राजा परीक्षित की जो 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न राजा जो निच्छछु के बाद में के कारण से निच्छछु जो थे राजा निच्छछु ने बाढ़ के कारण हस्तिनापुर को छोड़ करके कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया था। वहाँ पर बाढ़ आ गया था, इसलिए वो समाप्त हो गई थी। कि वहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो धन संपदा वगैरह थी वह बह गई थी बाढ़ में। और आर्यकालीन सभ्यता का यह मुख्य केंद्र रहता था उस समय जो है महाभारत। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से एक टीला है, उसी टीले की बात यहाँ पर हस्तिनापुर के बारे में कही जाती है। आगे देखते हैं, भारत में लेखन कला की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो भारत में लेखन कला की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? भारत में लेखन कला का आविष्कार जो हुआ है ईसा पूर्व से 3000 साल पहले हो चुका था और यह जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है हमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारत में आपसे पूछेगा भारत में लेखन कला की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका कि भारत की लेखन कला की प्राचीनता के सर्वाधिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत की लेखन कला की प्राचीनता के सर्वाधिक जो प्रमाण भारत के साहित्य से ही हमको प्राप्त होते हैं। अशोक के पूर्व भारत में 3 प्रकार के साहित्य का विकास हुआ। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में जो बातें लिखी गई हैं कहीं ना कहीं पे अधिकतर बातें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में वही बातें ब्राह्मण साहित्य की हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य 3 साहित्यों से मिलकर के भारत में लेखन कला का प्राचीनतम जो है प्रकार से प्रमाण हमको मिलता है। आगे बात करते हैं अगला
40 नंबर प्रश्न देखें। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लेखन कला के संबंध में ब्राह्मण साहित्य से क्या जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य यह बताते हैं कि प्राचीन भारत में भोजपत्र पर लिखा जाता था, ताड़पत्र पर लिखा जाता था, पेड़ों की छाल पर भी लिखा जाता था, इन सभी पर लेखन का प्रचलन था। लेखन कला के विषय में हम जैन साहित्य से हमें क्या बातें प्राप्त होती हैं। तो प्राचीन जैन आगम में भी लेखन कला का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवती सूत्र में केवल ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता प्राप्त होता है, लेकिन सुनवयंत सूक्त में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जो कि जैन में लिखा गया, जैन जो धर्म ग्रंथ है। 42 नंबर देखें प्रश्न, भारत में लेखन कला की जानकारी हेतु कौन सा धर्म कौन सा जैन ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो जिन निम्न प्रकार से 2 जैन ग्रंथ जो है भारत में लेखन कला का ज्ञान रखते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से। पहला है आपका समवाया सूत्र ग्रंथ और दूसरा क्या है, गणवना सूत्र। तो गणवना सूत्र और समवाया सूत्र 2 प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमको लेखन कला का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न देखें, सोह गौरा ताम्रपात्र अभिलेख के विषय में बताइए। सोह गौरा ताम्रपात्र अभिलेख के विषय में बताइए। सोह गौरा ताम्रपात्र अभिलेख गोरखपुर जिले में स्थित है और इसी बाद में है वहीं पर। इसकी भाषा प्राकृत रही है और लिपि जो है ब्राह्मी रही है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली भाषा प्राचीन आपकी संस्कृत भाषा, वेद वगैरह यानी ब्राह्मण साहित्य वगैरह सब संस्कृत में लिखे गए। उसके अंदर पाली आई, जैन भाषा में लिखी, जैन भाषा की चीज़ें लिखी जा रही थी उसमें। प्राकृत में जैन भाषा धर्म वाले लिखते थे, वहीं प्राकृत के पाली में, और पाली के बाद में प्रकृत आई, प्रकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट, अवहट के बाद में हिंदी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो भाषा प्रकृत और लिपि जो है ब्राह्मी ही है। यह अभिलेख लिपि लिपि लिखने की कला को लिपि कहते हैं। भाषा क्या होती है, भाषा जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है इसकी लिखा है, तो इसकी एक हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी जो लिखा है या देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसकी अंग्रेजी में भी हम लिख सकते हैं, रोमन शैली में। यह अभिलेख पूर्ण रूप से शासन परक होता था, शासन परक है। यह अभिलेख बालू के सांचे में ढाला गया है। कौन, सोह गौरा ताम्रपात्र अभिलेख किसके सांचे में, तो बालू के सांचे में ढाला गया। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुन लीजिए, पूछेगा किसके जो है सांचे में ढाला गया है, तो किसके, बालू के सांचे में। 44 नंबर प्रश्न देखें, अशोक के प्रथम गिरनार शिलालेख के विषय में बताइए। तो यह अभिलेख गुजरात के गिरनार पहाड़ियों में पर स्थित है। इसकी भाषा प्रकृत है। इसकी भाषा क्या है भैया, तो इसकी भाषा आपकी प्रकृत है एवं लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि है। सम्राट अशोक के प्रथम गिरनार अभिलेख का प्रमुख जो है आशय जीवों के प्रति दया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारहूत स्तंभ लेख कहाँ स्थित है। भारहूत स्तंभ लेख कहाँ स्थित है, इससे इससे क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो भैया भारहूत स्तंभ लेख जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा, भारहूत स्तंभ लेख जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आगे देखते हैं इसकी भाषा कैसी है, प्राकृत है, और लिपि कैसी है। तो लिपि जो है इसकी मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम शताब्दी की है। लिपि क्या है, प्रथम शताब्दी की है। इसमें शुंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। आपसे पूछेगा कि गिरनार शिलालेख का जो है किसने, एक प्रकार से किसका है, तो रुद्रदामन प्रथम का। तो यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर स्थित है। कौन, गिरनार शिलालेख। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा गिरनार जो है पर्वत पर कौन सा शिलालेख स्थित है, तो जूनागढ़ जिले कि एक प्रकार से कौन सा, तो गिरनार जो है शिलालेख स्थित है। या फिर आपसे पूछेगा किसका शिलालेख, तो रुद्रदामन प्रथम का है। और पूछेगा कि जो है गिरनार शिलालेख कहाँ स्थित है, तो गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है और भाषा कैसी है, संस्कृत है। इसमें रुद्रदामन के वंश, उसकी विजय क्या क्या हुई है और व्यक्तित्व तथा शासन से संबंधित बातें वहाँ पर लिखी गई शिला में। शिला माने पत्थर, और उसमें लेख लिखाते थे लोग पहले इसे आप यहाँ पर प्रचार करते, बोर्ड वगैरह लगवाते हो गाँव में जो सब प्रचार वगैरह करने के लिए होते हैं, तो वैसे वहाँ पर बोर्ड नहीं पहले चलता था, शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सारे लेख चला करते थे। ठीक, तो वही चीज़ें थी। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। इलाहाबाद प्रयाग में स्थित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। यह स्तंभ 35 फुट लंबा है। प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, और समुद्रगुप्त एक प्रकार से 35 फुट यह लंबा जो है एक प्रकार से क्या है, प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है। और लगभग मेरे प्यारे बताऊँ, समुद्रगुप्त राजा जैसा कोई राजा नहीं हुआ। समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त जो था वह जो है प्रकार से 100 युद्ध लड़ा अपने जीवन काल में, लगभग उसने 100 से अधिक युद्ध लड़े और मतलब 100 के 100 युद्ध जीते, कोई युद्ध हारा ही नहीं समुद्रगुप्त, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग मतलब पता नहीं कि क्यों इतिहासकार लोग उसको लिखने से कतराते हैं, मतलब सही तरीके से बताते नहीं। समुद्रगुप्त को हम लोग भूल जाते हैं। समुद्रगुप्त जो है बहुत ही एक प्रकार से महानतम शासक की श्रेणी में, कनिष्क आप देखें, कनिष्क, समुद्रगुप्त, ये सब ऐसे शासक है जो कि इतिहास में एक प्रकार से गुम हो गई, इनको सामने कोई लाए नहीं। कनिष्क का शासन देखेंगे तो पूरा चाइना, रूस पूरा का पूरा, इधर आप जाएंगे तो यूरोप आधा पूरा छकाया हुआ था। किसने छकाया था? पूरा का पूरा इसी के अंडर में था, कनिष्क के अंडर में, ठीक। और समुद्रगुप्त ऐसा रहा था तो कभी युद्ध में नहीं हारा, कभी युद्ध ही नहीं हारा कनिष्क, वो जो है समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध जीता था। सेंचुरी मारने वाले इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, अब विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए भाई, विराट कोहली जी। और वहीं पर देखे सेंचुरी युद्ध में मार दिया था समुद्रगुप्त ने, क्या करो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न आपके सामने। मेहरौली लौह स्तंभ का लेख मतलब कि लेख का क्या महत्व है? मेहरौली स्तंभ लेख का क्या महत्व है? मेहरौली जो है दिल्ली से 9 मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछेगा मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो दिल्ली के 9 मील दूरी पर स्थित है, यानी दिल्ली के आसपास। इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि के बारे में बताया गया है और विष्णु पद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित करने का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा मेहरौली लौह स्तंभ में किसके बारे में बताया गया है? तो चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुनिएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, पुरालिपि क्या होती है? पुरालिपि का आशय प्राचीन काल की लेखन कला के संदर्भ में होता है। मैक्स मूलर और बर्नल ये दोनों विचारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री भी रहे हैं। बर्नल आदि इतिहासकारों का यह मत रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। क्या? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर राजबली, पांडे, ओझा आदि इतिहासकारों ने यह मत दिया है कि भारत में वैदिक युग में भी लिपि का प्रचलन था। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता स्वीकार की जाती है। बिल्कुल सही कहा राजबली, पांडे, ओझा जी ने। जबकि ये जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं ना, यही लोग हम लोगों के इतिहास को सही तरीके से लिखे नहीं। और उस समय हमारे यहाँ पर कोई इतिहास सही तरीके से लिख नहीं पाता था, मतलब लिख क्या नहीं पाता था, लिखता ही नहीं था, उतना ध्यान नहीं देते थे लोग। ऐसे आर्यभट्ट देखेंगे, आर्यभट्ट या फिर आप देख लीजिए चाणक्य को। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य मतलब कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है, जो राजनीति, आज पूरे दुनिया का जितनी भी आपकी राजनीति टिकी हुई है, पूरा का पूरा दुनिया की राजनीति, कोई भी संविधान उठाकर देख लीजिए, उस संविधान में जो कौटिल्य के द्वारा बताई गई बातों पर ही उनका संविधान या राजा के कर्तव्य चलते हैं। सबसे पहले विचारक की बात की जाए तो जो है कौटिल्य ऐसे राजनीतिक विचारक रहे हैं जिन्होंने एक प्रकार से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, चाणक्य महोदय ने। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे लोग थे, दब गए, मतलब उनका एक प्रकार से उनको सामने नहीं रखा गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता स्वीकार, तो पहले कौन थी? ब्राह्मी लिपि थी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति संबंधी धारणाएं बताइए। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति संबंधी निम्न धारणाएं। पहली धारणा यह है कि ब्राह्मी लिपि का भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मी लिपि कैसे पनपी या फिर कैसे बनी, इसका भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, भारतीय लोग जो बताते हैं वह है। दूसरा क्या? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी लोग कुछ बताते हैं। दो प्रकार के सिद्धांत हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने इस प्रकार से। पहली जो है विशेषता है कि अभिलेखों की लिपि के अक्षर शलाका प्रविधि में, किस प्रविधि में है? शलाका प्रविधि में है अभिलेखों की लिपि के अक्षर जो हैं। वहीं बात की जाए तो इस लिपि में दीर्घ मात्राओं का बहुत कम प्रयोग मिलता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि किस लिपि में दीर्घ मात्राओं का बहुत कम प्रयोग मिलता है? ऑब्जेक्टिव वालों तो किसमें? मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में। वहीं आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख में जो है, किस अभिलेखों की लिपि के मतलब कि पूछेगा कि किस लिपि के अक्षर शलाका प्रविधि में है, तो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के। ओके, ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 52 नंबर, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, अथवा ब्राह्मी लिपि के बारे में आप ऐसे जो है कुछ पूछ सकता है। ठीक, तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति देखें। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि का आविष्कार भारतीय आर्य द्वारा वेद की सुरक्षा हेतु किया गया था। मतलब वेद की जो जानकारियाँ थी उसको लिखने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्मा जी ने स्वयं ही किया था। क्या? ब्रह्मा जी ने स्वयं ही किया था। तो आपसे पूछेगा कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देखें। ब्राह्मी के स्वरों
ब्राह्मी के स्वरों का उल्लेख कीजिए। ब्राह्मी लिपि जो थी उसके स्वर कौन कौन से थे? ब्राह्मी के स्वर जैसे अशोक के समय की ब्राह्मी में 6 स्वरों का प्रयोग किया था। जब अशोक राजा थे उस समय ब्राह्मी लिपि में 6 स्वरों का प्रयोग होता था। पहला आ छोटा आ, फिर ई छोटी और ऊ, ये सब मूल जो स्वर थे, तथा बड़ा आ, ए और ओ, ये यौगिक या संजात स्वर थे। और 3 आपके मेरे प्यारे दोस्तों मूल स्वर हुआ करते थे अशोक के ब्राह्मी में, और जो आपके यौगिक स्वर हुआ करते थे या संजात स्वर, वह आ, ए और ओ हुआ करते थे। बड़ा आ और एक प्रकार से ए और ओ, ठीक, ध्यान रखेंगे, जो कि इन्हीं मूल स्वरों से मिलकर के बने हुए होते थे। ऑब्जेक्टिव वालों यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि ब्राह्मी के स्वरों का उल्लेख, मतलब अशोक के समय में ब्राह्मी में कितने स्वर हुआ करते थे? तो 6 स्वर हुआ करते थे। कितने मूल स्वर हुआ करते होते थे? तो 3 मूल स्वर होते थे। कितने आपके यौगिक स्वर या फिर संजात स्वर होते थे? तो जो है 3 ही होते थे। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो लाइक करके और शेयर कर दीजिए। 54 नंबर प्रश्न देखें, राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? तो राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। 55 नंबर प्रश्न है, राजा रानी प्रकार के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, टांडा, गाजीपुर, अयोध्या, लखनऊ, बनारस, भरतपुर स्टेट के बयाना होड़ में उपलब्ध हुए हैं। ये सारे के सारे राजा रानी प्रकार के सिक्के। 56 नंबर प्रश्न देखें, कांच राजा के स्वर्ण सिक्कों के विषय में आप क्या जानते हैं? कांच राजा स्वर्ण से मतलब कांच राजा थे, उनके स्वर्ण के सिक्कों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कांच राजा का केवल एक ही प्रकार का 111 से लेकर के 118 ग्रेन तौल का सिक्का उपलब्ध हुआ था। इसके सिक्के जो है बयाना निधि, जौनपुर, टांडा निधि तथा बलिया से उपलब्ध हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं के बारे में स्पष्ट कीजिए। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं के प्रकार स्पष्ट कीजिए। स्कंदगुप्त ने निम्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला है आपका धनुर्धारी प्रकार, दूसरा क्या राजा और लक्ष्मी का प्रकार, तीसरा छत्र प्रकार। ठीक, तो ये स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं के प्रकार थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राजा और लक्ष्मी प्रकार किस स्वर्ण मुद्राओं के प्रकार हैं? तो स्कंदगुप्त के। छत्र प्रकार स्कंदगुप्त के हैं। वही बात करें कि आपसे धनुर्धारी प्रकार, तो स्कंदगुप्त के। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, घटोत्कच गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। घटोत्कच गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। घटोत्कच गुप्त का एक स्वर्ण सिक्का मिला था जो सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यह सिक्का धनुर्धारी प्रकार का है। इसके अग्रभाग पर राजा प्रभामंडल थे युक्त बाएं खड़ा है। पीछे भाग पर जो है गरुड़ध्वज जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता, अंकित है। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कुमारगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। कुमारगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। तो कुमारगुप्त द्वितीय की शुद्ध सोने की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसके अग्रभाग पर कु लिखा है। इसकी तौल 144 ग्रेन की। आपसे पूछेगा कुमारगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राओं का कितनी तौल की है? तो 144 ग्रेन की है। और एक प्रकार से शुद्ध सोने की किस प्रकार की मूर्ति है? तो धनुर्धारी किस प्रकार की मुद्रा है? तो सोने की धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा है। ठीक, ध्यान रखेंगे, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है? तो कु लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुमारगुप्त कु शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम लोग लिखते हैं नहीं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में कु लिखा हुआ था। कु का मतलब कुमारगुप्त। 60वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 60 नंबर प्रश्न, आहत सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आहत सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आहत सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, आहत अथवा चिन्हित सिक्के का कोई निश्चित आकार नहीं होता था, ये कई आकारों के होते थे। इन आकारों का उल्लेख ऊपर किया गया है, जो हमने अभी आपको पहले बता ही दिया था। दूसरा चीज़ कि सर्वप्रथम चांदी की छड़ को काट करके सिक्के तैयार किए गए थे, आहत प्रकार के सिक्के, जिन्हें छड़नुमा यानी कि बेंट बन के नाम से हम कहते थे। तो आपसे पूछेगा छड़नुमा सिक्के कौन से सिक्के कहलाते थे? तो आहत प्रकार के सिक्के कहलाते थे। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्हें मोड़ इनमें मोड़ रहता था, किसमें? जो छड़नुमा रहते थे। ठीक, आगे देखते हैं। परीक्षण उत्खनन क्या है? परीक्षण उत्खनन क्या होता है? परीक्षण उत्खनन 61 नंबर, उत्खनन से पूर्व स्थान के परीक्षण के लिए इस प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है। परीक्षण उत्खनन,
इसके लिए मतलब जैसे हमको कोई चीज़ उत्खनन करना है, कोई पुरातात्विक चीज़ है और वहाँ पर हमको खुदाई करनी है, फिर कोई खनिज संपदा वहाँ पर खुदाई करनी है, तो उससे पहले हम उसका परीक्षण कर ले, ये उत्खनन परीक्षण होता है या परीक्षण उत्खनन होता है। इसके उपयोग से यह विदित हो जाता है यानी ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर कोई अवशेष है अथवा नहीं है। व्हीलर ने इस विधि को पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं बतलाया है। आपसे पूछेगा कि परीक्षण उत्खनन को किस वैज्ञानिक ने पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं बताया है, तो ऑब्जेक्टिव वालों सुने तो कौन से वैज्ञानिक हैं, वह आपके व्हीलर महोदय हैं। यह विशेष सीमा तक आकाश में गोली मारकर पक्षी प्राप्त करने का जो है संयक की भांति ही है। मतलब जिस प्रकार से आकाश में गोली मार दो और पक्षी जो है मारने की बात कहो, ठीक उसी प्रकार से कि मतलब बहुत अलग अलग मतलब विरल स्थानों पर मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं इस प्रकार के परीक्षण में सफल हो जाना। ऐसा बताया किसने, व्हीलर महोदय ने। इस विधि से उत्खनन करने में सम्यता के मतलब कि सम्यता के नष्ट होने का भय बना रहता है। ठीक, समय या फिर तमाम प्रकार की चीज़ों का जो है यहाँ पर नष्ट होने का जो है शंका बनी रहती है। आगे देखते हैं लेखन की प्राचीनता। 62 नंबर प्रश्न देखें, संसार में लेखन कला का प्रारंभ कब से हुआ? इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत में लेखन कला का आविष्कार ईसा पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था और यह जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग। 63 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला है। यह अभिलेखों के प्रकार बताइए। अभिलेख भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन मात्र ही नहीं होते हैं, बल्कि यह प्राचीन की बात करें, भारत की प्राचीन जो सभ्यता है और प्राचीन संस्कृति है उस पर भी एक प्रकार से सम्यक रूप से प्रकाश डालते हैं। मतलब सब जो है एक प्रकार से व्यवस्थित जानकारी हमको देते हैं। इसका वर्गीकरण इन रूपों में हम कर सकते हैं। पहला तो स्तंभ लेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार के देख सकते हैं आप, जैसे कि एक तो स्तंभ लेख, स्तंभ में लिखा जाए। दूसरा शिलालेख, शिला में जब लिखें हम। तीसरा क्या होता है आपका गुहा लेख। चौथा क्या होता है मूर्ति अभिलेख। पांचवा क्या होता है आपका भित्ति अभिलेख या फिर एवं ताम्रपात्र अभिलेख। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 64 नंबर प्रश्न मौर्यकालीन ब्राह्मी। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक से 2 शताब्दी पहले से होना आरंभ हुआ था। इसके अधिक जो है मतलब इसके अधीन नमूने वस्ती ज़िले में प्राप्त जो है पिपराहा के स्तूप में तथा अजमेर ज़िले के जो है बाडली गांव में शिलालेखों में मिलते हैं मौर्य ब्राह्मी मतलब मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के अवशेष। इसका समय जो है ओझा जी एक प्रकार से इतिहासकार हैं, तो ओझा जी ने 5वीं सदी ईसा पूर्व माना है। ब्राह्मी के उद्भव संबंधी सिद्धांतों को लेकर के बड़ा ही मतभेद रहा है। तो ब्राह्मी का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें बड़ा ही मतभेद रहा है। पाश्चात्य लोग एक प्रकार से सही तरीके से मानने को तैयार ही नहीं होते। भारतीय विचारक भी सही तरीके से बताते हैं लेकिन उसको वो लोग मानते नहीं, लेकिन जो वो लोग बताते हैं वो लोग भारतीय वाले मान लेते हैं। ये दिक्कत ही इस बात की ना। तो वो जो हमारी बातें वो ना माने तो हम भी उनकी बातें ना माने। आगे देखते हैं सतनाम। सतनाम क्या है भैया? वैदिक साहित्य में सुवर्णपूर्ण हिंड पिंड मतलब हिंड पिंड का उल्लेख मिलता है। परीक्षण और तौल में अधिक समय लगता था, अतः स्वर्ण व रजत पट्टियों में काट करके उसका एक मानक मूल्य निश्चित किया गया। वैदिक साहित्य में सतनाम या फिर नियक नाम के इन्हीं सिक्कों का उल्लेख किया गया है। मतलब सतनाम एक सिक्का होता था। यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर देखेंगे द्वाकरी भंडारकर सतनाम को एक स्वर्ण सिक्का मानते हैं। अपने प्रमाण में उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे इसे रजत जो है नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि द्वाक्रु सुवर्ण हिरण्यम सावती रूपस्यवाद रू। ठीक, मतलब कि सतमाना भवती ही सता पूर्वे पुरुषः द्वय गुरुः हिरण्यम दक्षिणा सुवर्ण सतमानम तस्यात्मा। उनका कहना है कि वहाँ सुवर्ण सतनामा से संबंधित है और दोनों ही हिरण्य या फिर सोना कहे जा सकते हैं। हिरण्यगर्भ माने होता है मतलब कि कहते हैं हिरण माने सोना होता है। आप बोलते हैं हिरण्यगर्भ समत्तागरे भूत सजात परिरेकासीत सदाधार पृथ्वी धामुतिमा का विषय विषाविधम। इस प्रकार से इस लोग भी तमाम सारे वेदों में प्रचलित हैं। मतलब इसका यह है कि जो सतनाम होता था इसको जो है क्या माने भैया, द्वाकरू भंडारकर ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि यह जो है सतनाम जो था वह सोने का सिक्का हुआ करता था, जबकि बहुत सारे विद्वान इसको चांदी का सिक्का मानते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। भारत में मुद्रा की उत्पत्ति और प्राचीनता के प्रमुख सिद्धांत बताइए। भारत में मुद्रा की उत्पत्ति और प्राचीनता के प्रमुख सिद्धांत बताइए। भारत में मुद्रा की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक,
आगे समझते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखें, मुद्रा शास्त्र या फिर मुद्रा विज्ञान। मुद्रा शास्त्र या मुद्रा विज्ञान एक ऐसी शाखा होती है जिसके अल्पगत मुद्रा अथवा सिक्कों की संरचना, उसकी उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। मुद्रा जो होती है एक विनिमय का माध्यम होती है, एक्सचेंज करने का माध्यम होती है। कोई वस्तु आपके पास है, वो हमको अच्छी लगती है तो हम मुद्रा के माध्यम से आपकी वस्तु को ले सकते हैं। या इसी प्रकार से आपकी वस्तु, आपकी किताब अच्छी है और मेरे पास भी किताब है तो मैं आपको दूसरी किताब दे दूँ, आप मुझे दूसरी किताब दे दीजिए, तो ये भी एक प्रकार से विनिमय होता है। लेकिन यह विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। और जब एक प्रकार से एक वस्तु हम लेते हैं और मुद्रा देते हैं तो यह जो है मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो मुद्रा जो होता है विनिमय का क्या होता है, माध्यम होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु को प्राप्त करना है या हमको किसी हमारी जो इच्छाएँ हैं हमको पूर्ण करना है तो उसके लिए हमको वस्तु मतलब कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय करना होगा। ठीक, इसके द्वारा वस्तुओं की खरीद व बिक्री में सहयोग प्राप्त होता है। मुद्रा शास्त्र मुद्रा के निर्धारित सूचकांकों को स्पष्ट ज्ञात करता है कि मुद्रा कैसे होगी, कितने रुपए की कौन सी मुद्रा होगी, क्या सांकेतिक मुद्रा होगी, या इसी प्रकार तमाम सारी। 68 नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग, और 68 नंबर प्रश्न देखें सभी लोग। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी 9 बजे से आपकी सोशियोलॉजी क्लास होनी है, ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी क्लास मैं देखने का प्रयास करूँगा, उसकी आपके सामने जल्दी अभी लगवाने के प्रयास करता हूँ। ओके, सोशियोलॉजी की क्लास आपकी 9 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग तुरंत 9 बजे, जैसे 9 बज जाएँ तुरंत आप लोग फ्रंट पेज पर आ जाइएगा। फ्रंट पेज पर आपको सोशियोलॉजी की मिल जाएगी। हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए, अगर नहीं आती नोटिफिकेशन तो आप फ्रंट पेज पर पहुंच जाएंगे, आपको जो है सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक, 68 नंबर पर देखिए, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो यूनानी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा ईरानी उत्पत्ति का सिद्धांत और तीसरा है आपका बेबीलोनियन उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सिक्कों की यानी मुद्राओं को उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे होता है, मतलब कि उसको लेकर के जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। मतलब कि एक तो यूनान वालों ने जो सिद्धांत बताया उसका, और एक जो है ईरानी लोगों ने बताया वह भी सिद्धांत, और एक प्रकार से बेबीलोन की सभ्यता वालों ने भी बताया है कुछ। तो एक प्रकार से ये सारे के सारे सिद्धांत। 69 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखें। 69 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें सभी लोग। मुद्रा निर्माण के क्या दिया हुआ है, मुद्रा निर्माण के इतिहास का युग लिखिए। मुद्रा निर्माण के इतिहास का युग लिखिए। मुद्रा निर्माण के इतिहास का युग निम्न है। पहला है संदेव सभ्यता के युग में मुद्रा का प्रचलन था। दूसरा क्या, पूर्व युग में मतलब पूर्व वैदिक युग में मुद्रा, पूर्व वैदिक मतलब कि वैदिक काल के पहले भी मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था। वैदिक उत्तर मतलब वैदिक काल के बाद में भी मुद्रा का प्रचलन हुआ करता था। वहीं 800 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व में भी साहित्य में भी मुद्रा आप देखेंगे। तो मुद्रा का एक प्रकार से इतिहास ये सारे रहे हैं। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 70 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे भाई। 70 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें सभी लोग। भारतीय मुद्रा पर किस संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो भारतीय मुद्रा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थी। भारतीय आहत मुद्राएं स्वतंत्र रीति से प्रचलित हुई हैं तथा उन पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जो आहत मुद्राएं हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्वतंत्र रूप से वो पहले से ही प्रचलित थी। ठीक, हमारे यहाँ सारी चीज़ें पहले होती थी लेकिन यहाँ से नकल करके वो बना लेते थे, फिर आकर के कहते थे कि तुमने मेरी नकल करी है यहाँ पर आकर के। ठीक, बड़ी चीज़ें होती थी पहले। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न, सतनाम मुद्रा का प्रयोग किस लिए होता था। सतनाम मुद्रा का प्रयोग किस लिए होता था। तो सतनाम मुद्रा का प्रयोग जो होता था वह जो है उपहार एवं विनिमय हेतु किया जाता था। उपहार एवं किसी को उपहार देना हुआ, कोई चीज़ एक्सचेंज करनी हो, खरीदनी हुई तो उसका प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण के साथ रजत सतनाम का भी प्रचलन किया था। मतलब कि स्वर्ण जो सतनाम होता था, सतनाम मतलब सिक्का, तो स्वर्ण का सिक्का होता था उसी को सतनाम कहते थे। लेकिन रजत यानी चांदी के भी सिक्के आप देखने का प्रयास वहाँ पर कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर मिल सकता है रजत वाला। ठीक, आगे देखते हैं। तो आपसे पूछेगा सतनाम सिक्का सोने का था या चांदी का, तो क्या बताएंगे, सोने का था, चांदी का भी था। ठीक, आगे देखिए, दोनों आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों नहीं मिलता है तो आप बताइए, रजत मिले तो रजत लगा दीजिएगा। रजत माने चांदी होता शायद। 72 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। प्राचीन भारतीय मुद्राओं का महत्व किन दृष्टियों से है। प्राचीन भारतीय मुद्राओं का महत्व किन दृष्टियों से है। तो प्राचीन भारतीय मुद्राओं का महत्व निम्न दृष्टियों से है। पहली दृष्टि है कि मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण के रूप में। क्या मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण के रूप में, शास्त्रों की जानकारी या फिर तमाम सारी चीज़ें हमको मिलती है मुद्रा के माध्यम से।
ठीक वहीं ऐतिहासिक ज्ञान के में सहायक होती है। कोई ऐतिहासिक जानकारी हमको मिलती है तो मुद्राओं के माध्यम से उसका कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, हमको पता लगा लेते हैं कि हाँ कब की मुद्रा है और क्या क्या चीज़ें इस पर अंकित है। जैसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रों के विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है हमको मुद्राओं के माध्यम से, कि वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी जहाँ की मुद्रा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न आपके सामने, किन राज्यों के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हेतु केवल मुद्राओं के प्रबंध उपलब्ध हैं? तो प्राचीन, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, विदिशा, अयोध्या राज्यों की जानकारी के स्रोत केवल और केवल मुद्राएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 74 नंबर, आहत सिक्के कितने प्रकार मतलब किसे कहते हैं? जिन सिक्कों पर चिन्ह लगाए जाते थे उनको हम आहत यानी पंचमार्क सिक्के कहते हैं। आहत सिक्का का मतलब क्या होता है? पंचमार्क सिक्के, उन पर चिन्ह लगाए। तो आपसे पूछेगा जिन सिक्कों पर चिन्ह लगाए जाते थे उनको क्या कहते हैं? उनको आहत सिक्के कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से सुनिएगा। ओके, पंचमार्क सिक्का किसे कहा जाता है? तो आहत सिक्कों को ही कहा जाता है। आहत सिक्कों का निर्माण मतलब आहत सिक्कों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? तो आहत सिक्कों का निर्माण के लिए क्या करते थे? गर्म धातु को पीट पीट करके उसका आकार उसको बनाते थे। जैसे लोहार पीट पीट करके पतला करता धार, वैसे पीट पीट करके उसको मतलब पहले गर्म कर लेते थे धातु को, उसके बाद में पीटते थे, उसको आकार बनाते थे कि कैसा बनाना सिक्का, उसी आकार में ढाल देते थे। अंत में उस पर मुद्रा का चिन्ह भी अंकित कर देते थे कि क्या मुद्रा का चिन्ह में उस पर कैसी मुद्रा है या फिर उसका उस पर चिन्ह कैसे बनाना, वो अंकित करते थे। आहत सिक्के किस आकारों के बनाए जाते थे? तो आहत सिक्के जो है एक प्रकार से लंबे भी बनाए जाते थे, चपटे भी बनाए जाते थे, चतुर्भुज भी बनाए जाते थे, वृत्ताकार भी होते थे, पंचकोणीय भी, षटकोणीय भी, तमाम प्रकार के आहत सिक्के होते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ आपकी क्लास सोशियोलॉजी की शुरू हो गई है, आप जा करके देख लीजिए, सोशियोलॉजी क्लास अभी शुरू हो जाएगी। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आहत मुद्राओं की कोई 4 प्राप्ति स्थल बताइए। आहत मुद्राओं की कोई 4 प्राप्ति स्थल बताइए। तो आहत मुद्राओं के 4 प्राप्ति स्थल निम्न है, जैसे कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, पूरब मौर्य तथा मौर्यकालीन सिक्के, वो भी आहत प्रकार के सिक्के हैं। मिर्ज़ापुर, गाजीपुर निधियाँ, अयोध्या निधि, 500 आहत सिक्के। वहीं जो है पाटलिपुत्र पटना में भी जो है आहत सिक्कों के जो है स्थल हमको मिले, यहाँ से भी मिले हमको प्राप्त हुए हैं। 78 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, आहत मुद्राओं की तिथि का निर्धारण किए गए आधार बताइए। आखिरकार आहत मुद्राएं कब कब थीं, इसको हम कैसे बता सकते हैं, इसका आधार क्या है? तो आहत मुद्राओं की तिथि निर्धारण करने के 2 प्रमुख आधार हैं। पहला पुरातात्विक आधार, दूसरा क्या है? साहित्यिक आधार। एक साहित्य के आधार पर हम सिक्कों का पता लगाते हैं और बताते हैं, और एक तो पुरातात्विक आधार पर। 79 नंबर प्रश्न देखिए, पुरातत्व का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। पुरातत्व का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको, पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन अवशेषों का उत्खनन, संग्रहण, सुरक्षा एवं उनका प्रकाशन, सभ्यता और संस्कृति आदि समस्त बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। पुरातत्व की मतलब पुरातत्व के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या? तो उत्खनन अवशेषों का, उसका संग्रहण करना अवशेषों का, सुरक्षा करना और उनका प्रकाशन करना, सभ्यता और संस्कृति, इन सभी की बातें सम्मिलित की जाती हैं पुरातत्व के अंतर्गत, उसके क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, सारी बातें समझ में आ गई। तो लगभग हमने 79 प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा कर लिया। फिर मिलते हैं, तो यहाँ से कोई छोड़ करके आपसे प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपके पेपर का क्या नाम है, अगर आपके पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व के तत्व, अगर आपके पेपर का नाम है तो आप बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास जो है फ्रंट पेज पर आ चुकी है, उसको देख लीजिएगा जाकर के। सोशियोलॉजी की लाइव क्लास चल रही इस समय, फटाफट से जाकर के देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से जाकर के उस वीडियो को देखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।